आज हम आपको एक राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का आईटी हब है और तीसरा सबसे अमीर राज्य भी। इस राज्य का नाम है कर्नाटक। तो चलिए जानते हैं इस राज्य की अमीरी का राज। कर्नाटक भारत की जीडीपी में 8.239% का योगदान करता है। मार्च 2005 से लेकर 2023 तक एवरेज ग्रोथ 7.270% रहा है और जीडीपी के मामले में ये स्टेट 2022 में 8.362% की ग्रोथ रेट से आगे रहा था। लेकिन साल 2010 में इस स्टेट की जीडीपी सबसे ज्यादा डाउन रही थी, वो भी 5.482% पर। 2022 से 2023 में कर्नाटक की कुल अनुमानित जीएसडीपी लगभग $240 मिलियन है। हालांकि दूसरे भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कर्नाटक कभी भी करीब नहीं था, लेकिन ये कभी अमीर भी नहीं था। लेकिन ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम इसी अनबिलीवेबल इकोनॉमिक राइज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इसके इतिहास पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक भारत के साउथ एरिया में है। ये वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ वेस्ट में गोवा, नॉर्थ में महाराष्ट्र, ईस्ट में आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट में तमिलनाडु और साउथ वेस्ट में केरल से घिरा हुआ है। इसका अपना विस्तृत इतिहास है जिसने समय के साथ कई करवटें बदली हैं। आजादी के बाद ही पूरी तरह से इसका विकास शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना तो मद्रास के कई जिले मैसूर में मिलाए गए। इससे लोगों में हिंसा की आग भड़क उठी और उनका आंदोलन विद्रोह पर उतर आया। आखिरकार सरकार ने भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना की। इसमें सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक ही राज्य में विलय कर दिया गया। साल 1973 में इसका नाम स्टेट ऑफ मैसूर से बदलकर एक यानी कि कर्नाटक रखा गया। एक सेपरेट स्टेट बनते ही इसके ही डेवलपमेंट पर जोर दिया गया था। भारत में औद्योगिक विकास के मामले में कर्नाटक एक अग्रणी राज्य है। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और अधिक सक्षम बनाया। परिणाम स्वरूप कई और कारखाने स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन्स, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, बीएचईएल, वॉचेस, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी आदि। हालांकि कर्नाटक की विकास गाथा इससे कहीं आगे है। कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुकूल व्यावसायिक नीतियों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के साथ राज्य विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। अब आइए जानते हैं कर्नाटक में इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के बारे में। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में पहली पेपर इंडस्ट्रियल मैसूर पेपर मिल लिमिटेड की स्थापना 1936 में कर्नाटक के भद्रावती में हुई थी। बाद में दांदेली में एक निजी कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल शुरू की गई। नंजनगुड़, कृष्णराजनगर, सत्यगला, मुंडागोड़, मुनीराबाद, येदियूर और बेंगलुरु में कुछ और पेपर मिले भी हैं। कर्नाटक के देश में कागज के उत्पादन में चौथा स्थान है। कर्नाटक हर साल 3.6 लाख टन कागज उत्पादों का उत्पादन करता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लोहा और इस्पात कारखाना स्थापित करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य होने के कारण कर्नाटक का गौरव है। सर एम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता ने 1923 में शिवमोगा जिले के भद्रावती में एक लौह और इस्पात उद्योग स्थापित करने में सक्षम बनाया। आज इसे विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग यानी कि VISL के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही कर्नाटक में पहली सीमेंट फैक्ट्री 1939 में भद्रावती में स्थापित की गई। कर्नाटक देश में कुल सीमेंट का 8% उत्पादन करता है। वर्तमान में इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 121 लाख टन है। दूसरी है सूती वस्त्र उद्योग, राज्य में बहुत पहले स्थापित आधुनिक उद्योगों में से एक है। ये एक कृषि आधारित उद्योग है। आधुनिक सूती मिलों की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। आजादी के बाद उत्तरी मैदान में सूती मिलें स्थापित की गईं, जहां व्यापक रूप से कपास उगाई जाती है। दावणगेरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया। इसे कर्नाटक का मैनचेस्टर कहा जाता है। आज राज्य में 44 सूती मिलें हैं। सालाना लगभग 5.1 मिलियन टन सूती कपड़े का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कपड़ा उद्योग की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने सुवर्ण वस्त्र नीति 2008 से 13 तक कार्यक्रम तैयार किया है और 11 जिलों में तैयार माल पार्क की स्थापना की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन उद्योगों से माल विदेशों में निर्यात करना है। कपड़ा निर्यात के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण केंद्र है। सूचना और तकनीकी उद्योगों ने यहाँ काफी प्रगति की है, क्योंकि यहाँ कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अनुसंधान केंद्र, कंप्यूटर
आधारित तकनीकी पाठ्यक्रम, अत्यधिक कुशल जनशक्ति की बहुतायत है, इसलिए यहाँ कई सॉफ्टवेयर उद्योग स्थापित किए गए हैं। आज कर्नाटक इस मामले में भारत में बहुत ऊंचे स्थान पर है। ये देश में IT उद्योग का केंद्र है। कर्नाटक में प्रौद्योगिकी क्लस्टर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा स्थान है। राज्य में 47 IT और ITEAS, SEJD, IT निवेश के लिए समर्पित कई क्षेत्र और 3 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। 70 के दशक से कर्नाटक ने सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट शुरू किया है। 1980 में बेंगलुरु को IT के क्षेत्र में विशेष रूप से उभारा गया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बेंगलुरु की वजह से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। देखिए दोस्तों, साल 1947 के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टाइम्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जैसी कंपनियों की बेंगलुरु में स्थापना हुई। 1970 के दशक में RK बलिगा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी की कल्पना की। उन्होंने दक्षिणी बेंगलुरु में 335 एकड़ जमीन खरीदी, जहां बेंगलुरु का IT हब बना है। 1983 में इंफोसिस पुणे से बेंगलुरु आई। इसने बेंगलुरु शहर को बदल दिया। आज टाटा कंसल्टेंसी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। 1997 के बाद कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की, जिसमें नई कंपनी खोलने वालों को सरकारी मदद का प्रावधान किया गया। साल 1993 से 2014 तक इस दौरान भारत की GDP 7.93% के औसत से बढ़ी रही थी। वहीं बेंगलुरु की GDP 20.76% की औसत से बढ़ रही थी। इसके बाद 2013 में विप्रो बेंगलुरु आई और 2015 में कंपनी का मुनाफा 7.1 अरब डॉलर हो गया था। इसमें से 12,000 कंपनियां अब भी काम कर रही हैं। अकेले बेंगलुरु में भारत के 35% IT प्रोफेशनल रहते हैं, यानी वहां की 84 लाख आबादी में 25 लाख लोग केवल IT सेक्टर में नौकरियां करते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, बेंगलुरु में 67,000 IT कंपनियां खुल चुकी हैं। साल 2018 कर्नाटक सरकार ने 44 स्टार्टअप को फंड किया है। सरकार ने ऐसे स्टार्टअप जो जिंदगी की समस्याओं को हल करते हैं, उन्हें 50 लाख रुपए की मदद शुरू की। साल 2019 में कर्नाटक सरकार ने स्किल सुधार के लिए 32 करोड़ और युवा युग स्कीम के लिए 288 करोड़ रुपए की घोषणा की। साल 2020 में बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। इसका खुलासा लंदन की एक एजेंसी dealroom.co ने भी किया है। बेंगलुरु में IIT, IIM, IAS, NCBS, NID, NIFT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। बेंगलुरु के टेक हब बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। ये दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख उन्नत हाईटेक शहरों में से एक है। सॉफ्टवेयर उद्योग बेंगलुरु के आसपास के उपनगरों में फैल गया है। अकेले इस शहर में 1200 IT और BT उद्योग हैं और 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान होता है। दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों ने यहाँ अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। इसका कारण अच्छा मौसम, बिजली आपूर्ति, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय सहायता, विशाल बाजार और बुनियादी ढांचा है। बेंगलुरु भारत में एक प्रतिष्ठित उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है। बेंगलुरु इनोवेशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ दिल्ली से 5 गुना और मुंबई से करीब 2 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है। ये भारत की कुल सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम का 38% है। इन सभी कारणों के कारण ही बैंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाने लगा है। 2022 में हुए कुल 924 स्टार्टअप कंपनियों के मर्जर्स एंड एक्विजिशन में 333 डील केवल बेंगलुरु में हुई हैं। ये देश के बाकी शहरों से सबसे ज्यादा है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक रफ्तार थमने वाली नहीं है। फिर पिछले दशक में ग्लोबल टेक कंपनियों के चलते राजधानी बेंगलुरु तेजी से डेवलप भी हुई है। IT के अलावा कर्नाटक की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब जब मंदी आई है, कृषि ने ही इस देश को इस संकट से उबारा है। कृषि के क्षेत्र में देश को संवारने और बनाने में राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्यों के बदौलत ही अपना देश दुनिया में कृषि की उपज के मामले में परचम लहरा रहा है। वो चाहे मोटा अनाज हो या गेहूं या फिर कोई अन्य फसल, भारत का विश्व में डंका बज रहा है। इसी क्षेत्र में कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक एक तटीय राज्य है। उसके पश्चिम में अरब सागर है, जहां एक तरफ देश की कृषि विकास दर 3.3% है, वहीं कर्नाटक की एग्रीकल्चर ग्रोथ 15.1% दर्ज की गई है, जो कि दूसरे पर आता है। बता दें कि महाराष्ट्र इसमें सबसे अव्वल है। उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ 17.9% दर्ज की गई है। आजादी के बाद से ही एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए कर्नाटक सरकार ने चावल, गन्ने, काजू, इलायची और कॉफी और चाय के बागानों को प्रमोट किया है। इसके अलावा पश्चिम में मलनाड क्षेत्र के जंगल में चंदन को उगाया जाता है। ये दुनिया की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा करते हैं। कर्नाटक की लगभग 56% जनसंख्या कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। राज्य की कुल भूमि का 64.6% यानी 1.231
20 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि गतिविधियों में ही इस्तेमाल होती है। यहाँ की कुल रोपित क्षेत्र का 26.5% ही सिंचित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की अधिकांश खेती दक्षिण पश्चिम सपने पर कायम है। यहाँ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। यहाँ भारत के कई प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलोर में स्थित एक तेल शोधन केंद्र भी है। दोस्तों, कर्नाटक एक विविध वनस्पतियों और जीवों और 320 किलोमीटर की प्राकृतिक तटरेखा का दावा करता है, जो इसे एक प्रकृति पर्यटक का स्वर्ग बनाता है। 2020 में 77.45 मिलियन पर्यटकों की तुलना में 2021 में राज्य में पर्यटकों का आगमन 81.33 मिलियन रहा है। मार्च 2022 तक कर्नाटक में 30,577.59 मेगावाट की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता थी। इसमें केंद्रीय उपयोगिताओं ने 4,047.70 मेगावाट, निजी उपयोगिताओं ने 17,684.41 मेगावाट और राज्य उपयोगिताओं 8,845.49 मेगावाट का योगदान किया है। कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 9,544.90 मेगावाट थर्मल पावर द्वारा योगदान दिया गया था। इसके बाद परमाणु 698 मेगावाट, अक्षय ऊर्जा 16,212.2 मेगावाट और जल विद्युत 3,631.60 मेगावाट का योगदान दे रहा था। अप्रैल 2022 में कर्नाटक सरकार ने सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एज्योर पावर की रुचि की अभिव्यक्ति यानी कि EOI को स्वीकार किया है, जिसकी कुल 1700 मेगावाट क्षमता रुपये की लागत से थी। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिसकी वजह से आज कर्नाटक का काया पलट हुआ है। पिछले एक दशक में कर्नाटक ने अपनी औसत आय लगभग 3 गुना बढ़ाकर 2.8 लाख रुपए कर ली है। कर्नाटक सरकार उन सब निशानों को मिटाने में लगी हुई है जो उसे पिछड़ा दिखाते हैं। इसके साथ ही कर्नाटक की आर्थिक उछाल से कल्याणकारी खर्चों पर बजट भी बढ़ रहा है। यहाँ 10 साल में करीब 3 गुना हो गया है। ये किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। और खास बात तो ये है कि ये पैसा राष्ट्रीय डिजिटल हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के पास जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास में मदद मिल रही है। तो दोस्तों, आज कर्नाटक देश के बाकी राज्यों के लिए एग्जाम्पल पेश करता है और उनके लिए विकास की राह का एक रोड मैप तैयार करके देता है।